हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चंस, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए पीजीटी केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑन आउट ऑफ कैडमियम +2 Lu+3 स्कैंडियम+3 एंड वेनेडियम +3 इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ आयंस दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन एक्वस सॉल्यूशन में कलरफुल होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैडमियम की, कैडमियम+2। तो हम लोग जैसे जानते हैं कैडमियम हमारा जिंक की सीरीज़ में प्रेजेंट होता है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो ये हमारा हो जाएगा 4d10 5s2। तो दोस्तों यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव करेंगे तो ये लास्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास बचेंगे डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स है कि देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन कैडमियम+2। अब बात करते हैं Lu+3 की। तो Lu+3 का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f14 5d1 6s2। तो यहाँ पर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे लास्ट से, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 4f14। तो इसमें भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं स्कैंडियम+3 की। स्कैंडियम+3 हमारा है 21 है एटॉमिक नंबर और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1 और 4s2। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे निकल जाएंगे, तो उसके बाद भी हमारा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। ठीक है, अब बात करते हैं वेनेडियम+3 की। वेनेडियम+3 का एटॉमिक नंबर होता है 23 और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं 3d3 4s2। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो हमारा बचा 3d2 4s0। तो 4s0, तो यहाँ पर हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एमंग ऑल दीज आयंस ओनली वेनेडियम 3+ आयन में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई ये हमारा कलरफुल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 आयन्स दिए हुए हैं, La+3 Yb+2 Ce+4 और Gd+3। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये चारों आयन्स आई थिंक कि लेंथेनाइट सीरीज़ के हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लेंथेनाइट सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि इसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी पैरामैग्नेटिक को देखने के लिए, और सबसे पहले हमें अनपेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने होंगे, तो हमें केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल पाएगा। तो इसके लिए हम लोग पहले एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक के लिए हम लोग देखेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पूरी सीरीज़ को लिख लेते हैं। सीरीज़ को याद करने का भी एक सिंपल सा तरीका है। सीने पर नदियाँ प्रेम के समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यब लो। तो दोस्तों हम यहाँ पर 4f सीरीज़ होती है, तो 4f तो सब में होगा, तो 4f हम लोग सब में लिख लेंगे। यहाँ पर 4f ये आगे हम लोगों को बहुत काम आने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। 4f। अब यहाँ पर आएगी हमारा 5d, तो सब जगह 5d हम लोग लिख लेंगे। 4f 5d
अब 5d के बाद आता है हमारा 6s। तो दोस्तों f में हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से 1 के बाद यहाँ पर हम एक स्किप करेंगे, वो 1 के बाद आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर रिपीट करता है 7, और यहाँ से आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 14 भी हमारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो बहुत आसान है, यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल एक केवल 2 स्किप है और बाकी 2 चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 1 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, एक बार 7 रिपीट है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 14 रिपीट है। तो आई थिंक ये बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ पर एस के उसमें देखते हैं तो सब में यहाँ पर 2 अवेलेबल होगा, 2, 2, 2 इलेक्ट्रॉन सभी में भर देंगे हम लोग। और डी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमारे शुरू के 2 में 1 है, और हमारा गैडोलियम में 1 है, और यहाँ पर हमारा लास्ट में एलयू में 1 है, बाकी में हमारा 0 0 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 वहाँ पे है जहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक बार रिपीट हुआ, और यहाँ पर 1 है जो यहाँ पर स्किप हुआ था, बाकी सब में हमारे 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे, बहुत आसान तरीका हो जाएगा। और अब हम लोग देख लेते हैं कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। ओके, तो अब हम लोगों को LAYB, ओके, तो हमारा YB ये है, YB +2, CE +4 यहाँ पर मिल जाएगा, और GD +3। तो CE में 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 1 1, तो यहाँ पर नो पेयर्ड, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पे यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, और बाकी दैट मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और GD में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, दैट मीन्स है यहाँ पर हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिलेंगे। और YB पे हम लोग देख लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने पे यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और LA को देख लेते हैं, LA में तो F0 ही होता है, तो यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन GD में अवेलेबल है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें अवेलेबल होता है दोस्तों, वो हमारी पैरामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक शो करता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा GD, आंसर नंबर D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल इन K3FeCN6 इज। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा गया है, EAN हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं, और हमारा फार्मूला आता है EAN का। हमारा सेंट्रल मेटल यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं किसका पूछा गया है, K3FeCN6। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और इसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको माइनस कर देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और हम लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर है Fe का यहाँ पर 26, ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, अगर हम इसको अलग लेंगे तो 3K + FeCN6, तो X -6 = -3, तो आ जाएगा हमारा +3। तो यहाँ पर हमारा -3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और प्लस इलेक्ट्रॉन CN6। तो एक लिगेंड हमारा दो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12।
12, तो 26 माइनस 3 इज 23, 23 एंड 12 हमारा हो गया है 35। तो हमारा EAN इन द केस ऑफ K3FeCN का 6 हमारा आंसर हो जाएगा 35। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे दो कॉलम दिए हुए हैं। एक कॉलम में चार तरीके के कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। द कॉलम सेकंड में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि किस कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड प्रेजेंट हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स है FeH2O6 और यहाँ पर 3। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्चुअली VBT से ही डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +3। तो वैसे जनरली Fe का होता है 26, तो यानी D6 और H2 और +3 यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा D5। तो D5 में हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो दैट्स वाई तो हमारे यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये हमारा मैच करेगा 2 से। सेकंड देख लेते हैं हम लोग FeCN6 3-। ओके, यहाँ पर हमारे पास Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -6 उधर जाएगा तो +3। चलो हम लोग आप लोग निकाल के भी दिखा देते हैं। x - 6 = -3, तो हमारा आ जाएगा x = +3, बिकॉज Cn के ऊपर माइनस चार्ज होता है और यहाँ पर H2O के ऊपर 0 चार्ज था। तो यहाँ पर Fe +3 के फॉर्म में फेरिक फॉर्म में है, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा D5। तो सेम है बिल्कुल 3-5, बस यहाँ पर हमारा हो जाएगा Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। 2 3 4 5। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से ये हमारी पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग होने के बाद हमारा बचा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा मैच करेगा 1 से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है हमारा NiCN4 -2। तो Cn पे -4 है, तो हमारा हो जाएगा x - 4 = -2, x = +2। तो हमारा Ni के ऊपर ऑक्सीडेशन आएगा +2। वैसे हमारा Ni होता है D8S2 और +2 की वजह से हमारा हो जाएगा D8S0। तो D8 हमारा, और यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे यहाँ पर पेयरिंग होगी। सॉरी 5 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कोई भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये 4th से हमारा इसका मैच 4th से हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग, वैसे तो हम इसका आंसर क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा। NiCl4 को अगर हम लोग देखें तो हमारा Ni यहाँ पर -4 प्लस, ये भी +2 में है, पर ये Cl4 जो है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो जो ये हमारा पेयरिंग यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 2 हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे हैं यहाँ पर
थर्ड। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देख लेते हैं 2 1 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, दैट मीन्स आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, आउट ऑफ Cu+2, Mn+2, Ni+2 एंड Fe+2 आंसर द वन विद हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है किसका हाईएस्ट होगा। तो दोस्तों हम लोग पहले जान लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हमारा म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है N+2। इसको हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, स्पिन ओनली के लिए ये फार्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पर N है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे इन चारों के लिए, Cu+2, Mn+2, Ni+2 और हमारा हो जाएगा Fe+2। तो सिंपल सी बात है, जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतनी म्यू वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। Cu+2 का मतलब हो गया हमारा, वैसे Cu में होते हैं हमारे D10S1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा D9। अभी देख लेते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो D या Mn होता है हमारा D5S2 और प्लस 2 निकल जाएंगे तो हमारा होगा D5। Ni होता है वैसे D8S2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हो जाएगा D8। Fe+2 होता है हमारा D6S2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हो जाएगा D6। तो D9 में हम लोग देख पाएंगे कि कितना हमारा, एक सेकेंड, दो तीन चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड है और यहाँ पर 5। तो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। D8 है तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड बचे हुए हैं और 6 में हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर हमारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि Mn+2 के केस में हमारे सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब हम लोग म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट की, तो हमारा आ जाएगा 5+2, दैट मीन्स 5 × 7। दोस्तों वैसे 6 36 होता है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 5.9 समथिंग। तो वैसे हमें इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछ रहा था। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा Mn2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइनो कॉम्प्लेक्सेस वुड एग्जिबिट द लोएस्ट वैल्यू पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है PGT ईयर 2013 में और सिंपल क्वेश्चन है। हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा दिखाएगा। तो लाइए चेक कर लेते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमको फिर से वही करना है, हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं किसमें सबसे ज़्यादा किसमें
कम हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारा डायामैग्नेटिक होगा, और अगर डायामैग्नेटिक है तो इसका मतलब है सबसे कम वैल्यू पैरामैग्नेटिक की वो शो करेगा। तो हम लोग चेक करते हैं Cr Cn 6 और 3। तो वही सिंपल सी हमें VBD से चेक करना पड़ेगा इसको। तो इसका हमारा आ जाएगा Cr पे -6 और तो यहाँ +6 हो जाएगा और -3, तो हमारा हो जाएगा +3। तो Cr का हमारा होता है H2 और 3 आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा D3। तो दोस्तों D3 हो जाएगा, और ये हमारा ठीक है। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। चेक कर लेते हैं CO Cn6 का भी एक बार। तो यहाँ पर भी +3, वैसे को 7H2 होता है हमारा, और जब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हमारा हो जाएगा D6, और D6 1 2 3 4 5। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दैट मीन्स है कि ये हमारा डायामैग्नेटिक होगा। तो बाकी हम लोग चेक कर लेंगे, बाकी सारे हमारे पैरामैग्नेटिक हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये डायामैग्नेटिक है, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारा रिलेटेड है क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगता है, कौन सा। तो टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकेंड टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड हैज़ द फॉलोइंग फार्मूला। हमारा नाम दिया हुआ है टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकेंड टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड। तो दोस्तों हम लोग जब किसी चीज़ का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम लिखते हैं। फिर हमारा आ जाता है मेटल आयन, फिर आएगा हमारा लिगेंड का नाम, फिर आ जाएगा हमारा मेटल का नाम, फिर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आ जाएगा हमारा एनायन का नाम। इसी को हम लोग फॉलो करते हैं नाम लिखते वक्त। लिगेंड भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। हमारा एक लिगेंड होता है जो एनायन हो, और एक हो सकता है जो कैटायन टाइप का हो। हमारा मेटल भी 2 नाम इसमें लिखते हैं। हो सकता है जो मेटल की एंटिटी हो वो पॉजिटिव कैटायन वाली एंटिटी हो, और एक हो सकती है एनायन वाली एंटिटी। तो जो एनायन वाली एंटिटी होती है उसके नाम के आगे हम लोग 8 लगा देते हैं, और जो नॉर्मल कैटायन वाली एंटिटी होती है उसका मेटल का नाम लिख रहे हैं तो हम लोग नॉर्मल उसका नाम लिख देते हैं। और यहाँ पर अगर एनायन टाइप का लिगेंड होता है तो उसके बाद में हम O लगा देते हैं, जैसे साइनो के आगे साइनो, अमीनो, दिस टाइप, ठीक है। और अगर पॉजिटिव टाइप का कैटायन टाइप का होता है तो उसका नॉर्मल नाम लिख देते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल एनायन का नाम लिख लेंगे। तो ये वाला जो रूल है वो हम लोग फॉलो कर देंगे, आसान है। तो हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसका देखते हैं कि क्या फार्मूला बनता है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर टेट्रा एमीन प्लेटिनेट। तो हम लोगों ने इस रूल के अकॉर्डिंग देखा था, सबसे पहले हमारा था कैटायन। तो टेट्रा और कैटायन के बाद लिगेंड, तो कैटायन का ये लिगेंड होगा टेट्रा एमीन प्लेटिनम। तो यानी Pt हमारा मेटल होगा, और एमीन NH3 4। तो ये हमारा कैटायन होगा, और दूसरा हमारा एनायन होगा। तो देख लेते हैं एनायन का क्या है। ये भी हमारा Pt है,
ये 8 लगा हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि ये जो मेटल हमारा एनायन साइड में हो तो 8 लग जाता है। यहाँ पर देखिए कोई नॉर्मल नाम लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये Pt हमारा कैटायन साइड का है। तो ये Pt हो गया और टेट्राक्लोरो यानी Cl4 है और सिंपल सा हमारा यहाँ पर इसका नाम हो गया है। तो देख लेते हैं इसका क्या नाम, इसका फार्मूला आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द अंडरलाइन एटम्स हैज़ ए मैक्सिमम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैक्सिमम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही दोस्तों अभी यहाँ पर चर्चा की थी कि AN का फार्मूला होता है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, फिर माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन की उसकी माइनस करेंगे, और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा हो जाएगा CrEDTA। तो Cr का हमारा हो जाता है 424। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। EDTA पर हमारा होता है -4 इजिकल टू -1 इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर +3। तो -3 और EDTA हमें देता है हेक्साडेंटेट होता है, तो दैट्स मीन यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया यहाँ पर 33 एटॉमिक नंबर। अब चेक कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, हम लोग बता देते हैं EDTA का यहाँ पर फार्मूला हम लोग लिख देते हैं, जिससे कि हम लोगों को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में ईजी होगी। हेक्साडेंटेट होता है हमारा EDTA, एक 2 N ये साइड होते हैं, 4 ये होते हैं। अगर हम लोग देखें तो 4 माइनस आयन है, दैट्स वाई यहाँ पर हमने उसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -4 ले लिया है। और जब हमने यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 की वजह से हमने इसका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 12 लिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट का EAN क्या होता है। COEN3। EN हमारा है डाइडेंटेट होता है हमारा EN, तो और उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो दैट इज़ वाई हमारा CO हमारा हो जाएगा 27 और इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा हमारा +3, दैट मीन्स -3। और हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 में 2 हैं तो 12, तो हमारा हो जाएगा 36। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। FeC2O4 ऑक्सलेट आयन है ये। ऑक्सलेट आयन को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, तो हमारा हो जाएगा x -6 इजिकल टू -3, दैट मीन्स x इजिकल टू +3। तो ऑक्सीडेशन हमारा हो गया +3। तो Fe का होता है हमारा 26 -3 और ये 3 है, 3 में 2 हैं तो 6 12। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 23 और 12 हमारा हो जाएगा 35 एटॉमिक EAN। हम लोग अब एक लास्ट देख लेते हैं अपना NiCN4। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा हो जाएगा x -4 इजिकल टू -2 x इजिकल टू +2। तो Ni का हमारा होता है 28 -2, यहाँ पर 8 हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, तो हमारा EN आ गया यहाँ पर। इसका है 34 35 36 और 33। तो हमारा मैक्सिमम
हमारा मैक्सिमम EN है हमारा B का, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर B। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नेम्ड एज। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जैसे कि देख रहे हैं हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है COONONH3 5 और SO4। इसका हमें करना है नामकरण, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। तो दोस्तों हमने जैसे पहले ही बताया था कि हम लोगों को सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। कैटायन में लिगेंड हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है NO2, एक हमारे पास है NH3। इसका नाम होता है एमीन, इसका नाम होता है नाइट्रो। तो यहाँ पर जब दो हमारे पास लिगेंड आ जाते हैं तो हम उसको अल्फ़ाबेटिकली उसको हम लोग देखते हैं। तो ये A है, ये N है, तो सिंपल सी बात है हम लोग शुरू करेंगे A से। तो हमारे पास आ जाता है पेंटामीन नाइट्राइटो। हम लोगों ने देखा था कि अगर नेगेटिव टाइप का हमारे पास लिगेंड है तो हम लोग उसमें O एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं बाद में सफिक्स में, नाइट्राइटो। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा NO2 है वो सेंट्रल मेटल आयन से O की साइड से जुड़ा हुआ है। अगर N साइड से जुड़ा होता है तो हम यहाँ पर N को स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर O साइड से जुड़ा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर O को इस तरीके से हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे। और फिर आता है हमारा मेटल का नाम हो जाएगा हमारा कोबाल्ट। और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी हमारी +3। फिर हमारा एनायन का नाम आ जाएगा सल्फेट। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर C विल बी राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट कौन सा नहीं है? दो तरीके के चीज़ें होती हैं जो हम लोग इस चैप्टर पढ़ने से पहले शुरू करते हैं कि डबल सॉल्ट और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो डबल सॉल्ट वो होता है जो हमारा पानी में डिज़ोल्व करने पे, वाटर पे डिज़ोल्व करने पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है, पर कॉम्प्लेक्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो इंटैक्ट रहते हैं, उसमें कोई भी डिज़ोल्व करने पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा डबल सॉल्ट है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों ये COCl3 NH3 सिंपल सा है, ये हमारा डबल सॉल्ट नहीं है। और ये हमारा चेंज हो जाता है इसमें CONH3 6Cl3। तो ये एंटिटी हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और ये वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद नहीं ब्रेक होती। और बाकी सब हम लोग देख सकते हैं कि डबल सॉल्ट है। ये हमारा C वाला मोर सॉल्ट है, नीचे वाली हमारी एलम है, पोटास एलम फिटकरी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर A, दैट इज़ नॉट अ डबल सॉल्ट, इट इज़ अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों इसी के साथ इस पार्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 1 को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और ख्याल रखिएगा अपना, और हम लोग मिलते हैं जल्दी अपने पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।